हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपी PSC है, यूपी SI, यूपी PET, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती तथा इसके साथ ही यूपी SSSC की जितनी भी वैकेंसी होती हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर के वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार संक्रामक रोगों से बचाव के लिए कौन सा अभियान चलाएगी? ऑप्शन नंबर ए है वरासत अभियान, बी है दस्तक अभियान, सी है स्वच्छ उत्तर प्रदेश अभियान और डी है स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो अभियान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दस्तक अभियान। प्रदेश में गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए 10 से 24 मार्च के मध्य दस्तक अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर संक्रामक बीमारियों से बचाव और उपचार के संबंध में जानकारी दी जाएंगी। इस खास अभियान में आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाकर जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो दस्तक अभियान है ये कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 10 मार्च से लेकर के 24 मार्च के मध्य इस अभियान को चलाया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर संक्रामक बीमारियों के बारे में जागरूक करेंगे और उससे बचाव और उपचार के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कार्य कौन करेगा? तो इस अभियान में आशा तथा आंगनबाड़ी जो कार्यकर्तियां हैं वो घर घर जाकर जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले के आदिवासियों को मुफ्त में उच्च शिक्षा देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है बलरामपुर, बी है बस्ती, सी है सोनभद्र और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब सोनभद्र के वनवासी समाज के बच्चों को इंटरमीडिएट के बाद उच्च शिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उनकी शिक्षा की व्यवस्था वाराणसी, लखनऊ या फिर किसी अन्य शहरों में की जाएगी। ऐसे छात्रों की पढ़ाई व रहने आदि पर आने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है कि जो सोनभद्र के आदिवासी समाज के जो भी बच्चे हैं तो उनकी इंटरमीडिएट के बाद की जो उच्च शिक्षा होती है उसका जो भी खर्च होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। और उन्हें पढ़ने की व्यवस्था कहाँ पर की जाएगी? तो वाराणसी, लखनऊ या फिर किसी अन्य बड़े शहर में उनकी पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। अब दोस्तों, सोनभद्र में आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की भी घोषणा की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, सोनभद्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस जिले में कई इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन हैं, तो इस वजह से इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, सोनभद्र प्रदेश में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल वाला जिला है, ये भी आपको याद रखना है। और सोनभद्र दोस्तों प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अब कौन कौन से 4 राज्य हैं तो वो देखिए। तो वो 4 राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये जो 4 राज्य हैं इनकी सीमा को सोनभद्र टच करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कितने राज्य? 4 राज्य। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और दोस्तों, सोनभद्र का एक जिला एक उत्पाद अगर देखा जाए तो क्या है? तो कालीन सोनभद्र का एक जिला एक उत्पाद है। और सोनभद्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो सोन नदी और रिहंद नदी ये सोनभद्र की नदियां हैं। और सोनभद्र दोस्तों एक ये ऐसा जिला है, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति वाला सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश में है, तो सोनभद्र सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तब भी सोनभद्र ही इसका सही आंसर होगा।
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको सोनभद्र से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यूपी जल निगम और जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, लाहौटी बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुरादाबाद, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद। मुरादाबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यूपी जल निगम और जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, लाहौटी बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है वो किन किन के बीच में हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्लीन गंगा, ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ये, और यूपी जल निगम और जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, लाहौटी बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच में ये त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अनुबंध के लिए कुल 99.68 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो मुरादाबाद शहर से गंगा नदी में अनुपचारित सीवेज के प्रवाह को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मुरादाबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए ये त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ नन्ही ईहा दीक्षित की डाक टिकट जारी की गई। ईहा दीक्षित उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैं? ऑप्शन नंबर ए है हापुड़, बी है नोएडा, सी है मेरठ और डी है बलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मेरठ। माई स्टाम्प योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी के साथ नन्ही ईहा दीक्षित की डाक टिकट जारी की गई। नन्ही ईहा पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के अनोखे अभियान को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना से सम्मानित भी हो चुकी हैं। और दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाली कौन बन गई हैं? तो ईहा दीक्षित जो ये बच्ची है ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाली बन गई हैं। और इनकी उम्र कितनी है? तो ये मात्र 6 वर्ष की हैं। और दोस्तों, अभी हाल ही में इनका जो है एक डाक टिकट जारी किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो पुरस्कार है ये इन्हें जनवरी 2021 में दिया गया था। तो ये क्यों दिया गया था? तो इन्हें पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के अनोखे अभियान को लेकर के इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये डाक टिकट जारी किया गया है ईहा दीक्षित का। और ये जो इमेज है ये है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था तब की ये इमेज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें एक पौधा दे करके इस पुरस्कार को सम्मानित किया था। अब दोस्तों, ये जो माई स्टाम्प योजना है, यहाँ पर आप देखिए, ये जो माई स्टाम्प योजना है इसके तहत होता क्या है इसे समझिए थोड़ा। तो ये भारत सरकार की पुरानी योजना है जिसे 2011 में विश्व फिलैटली प्रदर्शनी के दौरान शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 2011 में इस योजना को शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी फ़ोटो के साथ डाक टिकट जारी करा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी कारनामा करने या कोई भी गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इस योजना के तहत आपको करना क्या है कि आपको आपके जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर संपर्क करना होगा और वहाँ पर आपको 300 रुपये की जो फीस है वो जमा करनी होगी और आप 12 डाक टिकट जारी करा सकते हैं इस योजना के तहत। कौन सी योजना है? माई स्टाम्प योजना के तहत। और दोस्तों, ये जो टिकट होंगे इन टिकट के माध्यम से आप कहीं भी पोस्ट भी भेज सकते हैं। पूरे भारत में इन टिकट की मान्यता रहेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये जो माई स्टाम्प योजना है इसे आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत डाक टिकट जारी करवा सकता है अपनी फ़ोटो युक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है
कुलदीप यादव, बी है रविंद्र जडेजा, सी है यजुवेंद्र चहल और डी है जसप्रीत बुमराह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यजुवेंद्र चहल। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल इतिहास रचने में कामयाब हो गए। चहल T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस विकेट के साथ ही इंटरनेशनल T20 में चहल के विकेटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 60 विकेटों की संख्या हो गई है, जबकि T20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह 50 मैचों में 59 विकेट ले चुके हैं। तो इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये किनका था? तो ये जसप्रीत बुमराह का था, जिन्होंने 59 विकेट लिए थे। लेकिन अब ये रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? तो ये हो गया यजुवेंद्र चहल के नाम, जिन्होंने 60 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ये हैं यजुवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन, कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 20, सी है 30 और डी है 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20। 2020 साहित्य अकादमी पुरस्कार से 20 लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय अकादमी ने 12 मार्च 2021 को नामों की घोषणा की। सूची में कविता की 7 पुस्तकें, 4 उपन्यास, 5 लघु कथाएं, 2 नाटक और 20 भारतीय भाषाओं में एक संस्मरण और महाकाव्य कविता शामिल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 2020 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उसकी घोषणा कर दी गई है और नामों की भी घोषणा हो चुकी है। और इसके तहत कितने लेखकों को सम्मानित किया जाएगा? तो 20 लेखकों को इसके तहत सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है जयंती घोष, बी है तृप्ति देसाई, सी है मिताली राज और डी है कौशल्या शंकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कौशल्या शंकर। तमिलनाडु की कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौशल्या शंकर जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकार डिफेंडर हैं। दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को यह अवार्ड दिया जाता है। कौशल्या शंकर ने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए मार्च 2017 में अपने स्वर्गीय पति के सम्मान में शंकर सोशल जस्टिस ट्रस्ट की शुरुआत की थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु की कौशल्या शंकर को 2021 का इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया है। और ये जो कौशल्या शंकर हैं ये जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकार डिफेंडर हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है अजय माथुर, सी है मोहन अग्रवाल और डी है शंकर दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अजय माथुर। अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिदेशक का पदभार संभाला है। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEA के महानिदेशक रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है, जिसे अगले कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक का पदभार संभाला है। और यहाँ पर ये जो ISA है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं अजय माथुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सऊदी अरब, बी है भारत, सी है पाकिस्तान और डी है तुर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। हाल ही में स्वीडन के प्रमुख थिंक टैंक SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश
बन गया है। इस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो भारत इस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। 2016 से 20 में भारत को हथियार निर्यात करने वाले टॉप 4 देश कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, रूस, फ्रांस, इजराइल और यूएसए 2016 से लेकर के 2020 तक भारत को हथियार निर्यात करने वाले टॉप ये 4 देश हैं। और ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज से 12 मार्च 2021 को लॉन्च किए गए साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है RH-562, बी है RH-561, सी है RH-564 और डी है RH-560। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, RH-560। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स में एटीट्यूडनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया। रॉकेट को 12 मार्च 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्च किया गया था। साउंडिंग रॉकेट ऊपरी वायुमंडल के क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेट होते हैं। तो ये जो रॉकेट है इसे किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसे लॉन्च किया है। और कहाँ से लॉन्च किया है? तो 12 मार्च को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज से इसे लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसरो का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को, आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसरो से रिलेटेड याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे 17 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, सिद्धार्थ नगर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 943, बी है 980, सी है 1000 और डी है 500। तो उसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।